हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर देखो क्या करने वाले हैं अपन। अपने इस चैप्टर के अंदर क्या है कि दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ रसायन दिए हुए हैं। तो ये रसायन अपने जो चैप्टर है इसके अंदर 6 है टोटल ये। तो इस वीडियो के अंदर अपन ये 3 रसायनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साधारण नमक, कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण। इससे जो अगला वीडियो होगा अपना उसके अंदर बाकी के बचे हुए जो 3 हैं, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, धाउन सोडा या वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बारे में लेंगे। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर इन 3 यौगिकों के बारे में बात करने वाले हैं, साधारण नमक, कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो इनके बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो हमें 3 चीज़ों को ऊपर ध्यान देना होगा। पहली चीज़ तो अपन ये देखेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। दूसरी चीज अपन ये देखेंगे भाई इसमें कौन कौन से गुण विद्यमान हैं। और तीसरी चीज अपन ये देखेंगे भाई इनके क्या क्या उपयोग है। और इसी तरीके से अपन हर जो यौगिक है उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो भाई पहला यौगिक मैं ले रहा हूं जिसका नाम है साधारण नमक। साधारण नमक। अब देखो, साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है भाई। और इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है NaCl। तो प्रत्येक यौगिक को मैं इसी तरीके से लिखता हुआ चलूंगा। पहले उसका साधारण नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में उसका रासायनिक नाम लिखा जाएगा और कोमा लगा करके उसका अणु सूत्र लिख देंगे। तो ये इसका साधारण नाम है, ये इसका रासायनिक नाम है और ये क्या है, इसका अणु सूत्र है। तो देखो आगे साधारण नमक के बारे में अपन जानने वाले हैं। तो देखो भाई, साधारण नमक परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण होता है। इसकी जो pH होती है वो 7 होती है और ये उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, तो देखो एक बात अपनी ये याद रख ले हुए कि साधारण नमक परबल अम्ल व परबल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण है। इसकी pH 7 होती है तथा यह उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का होता है। तो देखो भाई, ये जो लवण है HCl और NaOH, इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है। आपको याद हो तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि एक परबल अम्ल होता है और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्या है, एक परबल क्षार है। तो जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाते हैं हम तो Na और Cl ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं NaCl और साथ में बन जाता है HOH। तो ये परबल अम्ल है और ये परबल क्षार है। इन दोनों की अभिक्रिया से हमें ये लवण मिल रहा है NaCl। तो परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण उदासीन प्रकृति का होता है और इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, नमक की प्रकृति को जानने के लिए इस तरीके से अपन अभिक्रिया करके बता तो दिए, लेकिन नमक का व्यापारिक उत्पादन करने के लिए यह विधि काम में नहीं ली जाती है। व्यापारिक उत्पादन का मतलब है कि व्यवसाय करने के लिए, बेचने के लिए यदि अपन नमक बनाना चाहते हैं तो इस विधि के द्वारा अपन नमक नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो ये दोनों रसायन वैसे ही काफ़ी महंगे होते हैं। तो इनके द्वारा यदि आप नमक बनाओगे तो काफ़ी महंगा हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए अपन नमक बनाने का एक दूसरा तरीका काम में लेते हैं। तो इस तरीके में देखो आपको क्या करते हैं,
जो खारा पानी होता है, खारा पानी, सॉल्ट वाटर, जिसे समुद्र के अंदर खारा पानी होता है, खारे पानी की झील होती है, उसके अंदर भी खारा पानी होता है। तो उस पानी को क्या किया जाता है, क्यारियों में भर दिया जाता है। क्यारियां बना करके उन क्यारियों के अंदर ये जो खारा पानी है इसको भर दिया जाता है। अब भरने के बाद में क्या करते हैं कि क्यारियों के अंदर जो भी पानी है उसको धूप के अंदर सुखा दिया जाता, मतलब उसके ऊपर सूर्य की धूप जो है वो पड़ती रहेगी, सूर्य की जो लाइट है वो उसके ऊपर पड़ती रहेगी। तो जो पानी है वो तो वाष्पीकृत होकर के उड़ता जाएगा और उस पानी के अंदर जितने भी लवण घुले हुए हैं वो सब लवण उस क्यारियों के अंदर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो इन क्यारियों से आपको मिलेगा लवण, लवण मिल जाएंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे जो भी लवण है वो मिल जाएंगे। तो ये जो लवण इन क्यारियों में है वो पत्थर के समान होते हैं, तो उनको वहाँ से खुर्च करके अलग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो लवण यहाँ पर प्राप्त होगा उसमें सोडियम क्लोराइड तो होगा, ये NaCl तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, और जो सोडियम क्लोराइड आप यहाँ से प्राप्त करोगे तो उसमें NaCl तो है, लेकिन उसके साथ में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इनकी भी अशुद्धियां उस विलयन के अंदर या जो आप यहाँ से प्राप्त कर रहे हो उसके अंदर इसकी अशुद्धियां पाई जाती है। ठीक है, तो हमें तो केवल चाहिए क्या है, NaCl, जबकि हमें जो मिश्रण प्राप्त हुआ है, यहाँ से लवणों का जो मिश्रण प्राप्त हुआ है उसके अंदर NaCl भी है, CaCl2 भी है और MgCl2 भी है। ये कैल्शियम का क्लोराइड है और ये मैग्नीशियम का क्लोराइड है। इस तरीके की अशुद्धियां भी उस लवण में विद्यमान होती है। तो इसको बिल्कुल शुद्ध अपन NaCl प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो मिश्रण आपको प्राप्त हुआ है इसका आपको बनाना होता है संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन बनाओगे, संतृप्त विलयन। ये जो लवण आपको मिले हैं इनका आपको संतृप्त विलयन बनाना होगा। तो थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं भाई संतृप्त विलयन क्या होता है। तो देखो भाई, एक तो होता है विलायक और एक होता है विलेय। एक तो विलायक और एक होता है विलेय। विलायक का मतलब ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है वो कहलाता है विलायक। और विलेय पदार्थ वो पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ के अंदर घुल रहा है। जैसे पानी है, इसके अंदर आप मान लीजिए शक्कर घोलना चाहते हैं, शक्कर, तो पानी क्या कर रहा है, इस शक्कर को अपने अंदर घोल रहा है, तो पानी तो विलायक हो गया। और ये जो शक्कर है ये इस पानी में घुल रही तो शक्कर क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। तो ये विलायक और विलेय ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं विलयन, सॉल्यूशन, विलयन या सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो भाई देखो यहाँ पर पानी की मात्रा अपन निश्चित कर ले, जैसे मान लीजिए 100 ml पानी लिया, अब उसके अंदर अपन शक्कर घोल रहे हैं, 1 चम्मच शक्कर घोला, 2 चम्मच शक्कर घोला, 3 चम्मच शक्कर घोला, 4 चम्मच शक्कर घोला। ऐसे यदि अपन घोलते जाएं तो अंत में एक स्थिति ऐसी आती है कि उस विलयन के अंदर ये जो विलेय पदार्थ है शक्कर, ये और ज़्यादा नहीं घुल पाता है। क्यों नहीं घुल पाता है, क्योंकि विलायक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितना विलेय घुल सकता है ये मात्रा निश्चित रहती है। ठीक है ना। तो जब विलायक के अंदर जितना विलेय घुल सकता था उतना आपने घोल दिया, उसके बाद में यदि आप विलेय घोलोगे तो वो नहीं घुल पाएगा। तो यदि विलयन के अंदर विलेय पदार्थ और अधिक नहीं घुले तो ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलेय पदार्थ और अधिक नहीं घुले तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो हमें यहाँ पर जो लवणों का मिश्रण प्राप्त हुआ उसका संतृप्त विलयन बनाना है, यानी कि ऐसा विलयन आपको बनाना है कि उसमें ये विलेय पदार्थ और ज़्यादा क्या हो, नहीं घुल पाए। ठीक है। तो संतृप्त विलयन बनाया और संतृप्त विलयन बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी बोलते हैं इसको और हाइड्रोक्लोरिक गैस भी बोलते हैं। HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी इसको बोला जाता है और हाइड्रोक्लोरिक गैस भी इसको बोला जाता है। तो ये गैस इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। जब ये प्रवाहित आप करोगे तो इसके नीचे क्या होगा,
जिस भी पात्र में आप ये काम करवा रहे हो तो जो नमक होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, नीचे अवक्षेपित हो जाता है। नीचे क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। तो वहाँ से अपन इस अवक्षेपित नमक को अलग करके क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल शुद्ध यहाँ से हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। तो देखो नमक के बारे में अभी तक अपन ने क्या जाना कि जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और अणु सूत्र होता है NaCl। ये नमक जो है परबल अम्ल HCl और परबल क्षार NaOH की अभिक्रिया से बना लवण होता है। तो ये उदासीन प्रकृति का होता है और इसकी pH 7 होती है। लेकिन व्यापारिक तौर से इसका उत्पादन करने के लिए, व्यापारिक या व्यावसायिक तौर पर इसका उत्पादन करने के लिए इस खारे जल का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? जो खारा जल होता है उसको धूप में सुखा दिया जाता है। तो वहाँ से हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। लेकिन उस सोडियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि लवणों की अशुद्धियाँ भी पाई जाती है। तो इस बिल्कुल शुद्ध प्राप्त करने के लिए पहले इस लवण का संतृप्त विलयन बनाया जाता है और उसके अंदर HCl गैस प्रोवाइड की जाती है। जैसे HCl गैस प्रोवाइड की जाती है तो बिल्कुल शुद्ध नमक नीचे की ओर अवक्षेपित हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो वहाँ से अपन शुद्ध नमक क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इस बात को नोट करो, फिर नमक के गुण की बात करते हैं और उपयोग की बात करते हैं। ठीक है, किया नोट? मिटाएं। तो देखो भाई, साधारण नमक के गुण। तो पहला गुण देखो इसका, यह श्वेत ठोस होता है। ठोस होता है यानी कि श्वेत रंग का होता है और ठोस अवस्था के अंदर विद्यमान होता है। दूसरी बात देखो, इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। केल्विन है, इसको आप डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो 1081 है, इसमें से -273 कर लेना। जो भी मान होगा आपको डिग्री सेल्सियस में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप निकाल लेना, निकाल करके रख लेना। मैं यहाँ रिक्त स्थान छोड़ देता हूँ, है ना। तीसरा देखो भाई, यह जल में विलय होता है, यानी कि जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है। और चौथी चीज देखो, यह विद्युत अपघट्य पदार्थ है। विद्युत अपघट्य पदार्थ होने का मतलब यह है कि जब आप इसको जल में घोल रहे हो तो ये क्या करता है? अपने धनायन और ऋणायन के अंदर विभक्त हो जाता है। अपने धनायन और ऋणायन के अंदर क्या हो जाएगा? ये विभक्त हो जाएगा। इसके अंदर धनायन है Na+ और ऋणायन है Cl-। ठीक है। तो हमने क्या किया कि नमक के जो गुण हैं उसके बारे में जाना। अभी क्या देखा हमने भाई? ये श्वेत रंग का होता है और ठोस होता है। फिर आगे हमने कहा भाई इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। गलनांक का मतलब इस तापमान पर ये पिघल करके द्रव अवस्था में चला जाएगा। ठोस अवस्था में होता है लेकिन इतना तापमान आप इसको दे दोगे तो ये पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाएगा। जल में घुलनशील होता है, जल में विलय होता है। और विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी कि जब आप इसको जल में घोलोगे तो ये धनायन ऋणायन के अंदर क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। इसके अंदर धनायन Na+ है और ऋणायन क्या है? Cl-। ठीक है। अब उपयोग देखते हैं इसके। उपयोग तो देखो भाई, उपयोग क्या होंगे? पहला उपयोग समझते हैं, भोजन बनाने में।
भोजन बनाने में। आप सभी को पता है नमक भोजन में डलता है, तो भोजन बनाने में इसका उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, परिरक्षण में, ठीक है ना भाई। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण का मतलब है कि ये खाद्य पदार्थों को सड़ने से रोकता है। जैसे अचार होता है, उसमें अपन तेल डालते हैं तो वो तेल उस अचार के ऊपर फफूंद नहीं लगने देता है। तो यदि अपन ज़्यादा मात्रा में तेल नहीं डाल करके उसकी जगह ज़्यादा नमक भी डाल देते हैं तो वो अचार खराब होने से बच जाता है। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो मछलियां होती हैं तो वो भी सड़ सकती है, तो उनको रोकने के लिए, उनको सड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, मछलियां होती है उसकी चारों तरफ बर्फ़ और नमक लगा करके उनको कहीं पर भी भेजना होता है, चाहे 10 दिन में चाहे 20 दिन में वहाँ पर वो पहुँचो, तो उनके चारों ओर नमक और बर्फ़ लगा करके फिर भेजा जाता है, तो मछलियाँ सड़ नहीं पाती है। तो परिरक्षण का मतलब है कि जो खाद्य पदार्थों को क्या करते हो, सड़ने से रोकते हो, ठीक है। तो इस रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा देखो, हिमिकीकरण या जमाव मिश्रण बनाने में। तो भाई देखो, हिमिकीकरण या जमाव मिश्रण में क्या होता है, बर्फ प्लस नमक होता है। हिमिकीकरण या जमाव मिश्रण में क्या होता है, बर्फ प्लस नमक होता है। तो देखो क्या होता है कि जब बर्फ पिघलती है तो पिघलने पर वो नमक में मिलेगी। जब ऐसा होता है ना तो वो आसपास के पदार्थों से ऊष्मा को अवशोषित करती है। जैसे अपन हथेली पर पेट्रोल डालते हैं थोड़ा सा, तो पेट्रोल हमारी हथेली की ऊष्मा को लेकर के वाष्पीकृत हो जाता है और हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। या नेल पॉलिश कभी लगाया हो आपने, तो उसमें भी ऐसा होता है कि वो जो नाखूनी के अंदर जो पदार्थ होता है, नेल पॉलिश के अंदर जो पदार्थ होता है, वो क्या करता है, हमारी जो नाखून या त्वचा है उससे ऊष्मा लेकर के वाष्पीकृत हो जाता है और हमारा जो नाखून या त्वचा है वो ठंडी हो जाती है। तो ठीक ऐसा यहाँ पर होता है कि बर्फ़ पिघल रहा है और उसके अंदर जब नमक घुलता है तो वो आसपास के पदार्थों से ऊष्मा को ग्रहण करके उसको ठंडा कर देता है, ठीक है ना। तो यदि अपन आइसक्रीम जमाना चाहते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है कि जो नमक और बर्फ़ का विलयन है, जिसे अपन ने बोला हिमिकीकरण मिश्रण या जमाव मिश्रण, तो जो आपके आइसक्रीम के सांचे होते हैं वो उसके अंदर डालने होते हैं अपने को। तो जो आइसक्रीम होती है, ये मिश्रण क्या करता है, उस आइसक्रीम से ऊष्मा को लेकर के उसको क्या कर देता है, जमा देता है, उसको ठोस अवस्था में बदल देता है। और इसके अलावा एक चौथा उपयोग इसका ये याद रखना अपने को, NaOH Cl2 H2 NaHCO3 Na2CO3.10H2O डॉट CaOCl2 के निर्माण में। तो इन सब के निर्माण में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है, ठीक है भाई। तो सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक जो है उसके इधर तो गुण आ गए और इधर उपयोग आ गए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन बातों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, नोट किया, मिटाएं, ठीक है मिटा देते हैं। तो इसके बाद में अपन लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोला जाता है, जिसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा। तो भाई देखो, दूसरा वाला कास्टिक सोडा, दूसरा यौगिक है ये कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक नाम देखो तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अणु सूत्र होता है NaOH। ठीक है ना भाई, देखो ये इसका साधारण नाम हो गया कास्टिक सोडा, ये इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसका अणु सूत्र है NaOH। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो देखो मैं विधि आपको बताता हूं कैसे बनाया जाता है इसको। तो नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर केतोड़ पर NaOH का विलयन तथा H2 गैस प्राप्त होती है। एवं एनोड पर क्लोरीन गैस Cl2 प्राप्त होती है। ठीक है, अब इस बात को अपने समझना चाहते हैं कि नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो केतोड़ पर NaOH का विलयन प्राप्त होगा और साथ में H2 गैस प्राप्त होगी। तो ये केतोड़ तो क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, ये बना कैसे ये भी जानेंगे, और जो एनोड है उस पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये होता है एनोड क्या होता है और क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त होती है वो बात समझते हैं अपन। देखो भाई, ये एक पात्र है अपने पास में, और इस पात्र के अंदर हमने नमक का जलीय विलयन भर रखा है। क्या भर रखा है? नमक का जलीय विलयन। अब इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इस विलयन के अंदर हमें क्या करना होगा कि 2 इलेक्ट्रोड डालने होंगे। कितने इलेक्ट्रोड डालोगे? 2 इलेक्ट्रोड डाले आपने, कितने? 2। ठीक है ना। अब देखिए, एक इलेक्ट्रोड को तो आपको क्या करना होगा, सेल या विद्युत स्रोत है उसके धन टर्मिनल से जोड़ना होगा और एक को ऋण टर्मिनल से जोड़ना होगा। ये ऐसा सेल का संकेत होता है। इसमें एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, ऐसे होता है। तो जिधर से बड़ी लाइन है वो तो पॉजिटिव चार्ज वाला सिरा होता है, और जिधर छोटी वाली लाइन है उधर नेगेटिव चार्ज वाला सिरा होता है। ठीक है ना। तो ये सेल का या विद्युत स्रोत जो भी है उसका संकेत है। इधर इसका धन टर्मिनल, इधर इसका ऋण टर्मिनल है। ठीक है ना भाई। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड है। अब देखो, जो इलेक्ट्रोड सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे आप बोलते हैं एनोड। क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और ये दूसरा जो इलेक्ट्रोड है सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इससे अपन बोलते हैं केतोड़। इसको क्या बोला जाता है? केतोड़ बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर ऋणावेश होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता? देना चाहता है। अब देखो भाई, यहाँ पर आपने घोल रखा है सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो आपको पता है कि जब जलीय विलयन में आप सोडियम क्लोराइड को घोलोगे तो ये अपने आयनों में विभक्त रहेगा, Na+ और Cl-। ये सोडियम धनायन और ये क्लोरीन ऋणायन। ठीक है ना। तो अब ये आयन क्या करेंगे? विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करेंगे। जैसे इसके ऊपर प्लस का चार्ज है तो किसकी तरफ भागेगा? माइनस वाले चार्ज की तरफ। जैसे कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसकी तरफ भागेगा ये। ठीक है। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ भागेगा? जहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है वहां उस तरफ ये भागेगा।
यानी कि ये जो क्लोराइड आयन है Cl माइनस आयन है ये तो यहाँ भागेगा, ठीक है, और ये जो Na प्लस आयन है ये कहाँ भागेगा, यहाँ पर भागेगा, ठीक है। अब देखो एनोड पर तो क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, समझते हैं बात को। तो पहले अपन एनोड की बात करते हैं। एनोड पर ठीक है, तो देखो भाई एनोड पर क्या हो रहा है, ये Cl माइनस एनोड पर जा रहा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, तो यहाँ जाकर के ये Cl माइनस क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो Cl माइनस है हमारे पास में और ये यहाँ जाकर के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो किस में बदल जाएगा, Cl में बदल जाएगा। अब एक बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। यदि कोई तत्व ठोस यानी कि सॉलिड है तब तो हम उसके लिए सिंगल प्रतीक काम में ले सकते हैं उसका। जैसे कार्बन ठोस होता है तो केवल C दिखा देते हैं अपन, आयरन ठोस होता तो उसके लिए केवल Fe दिखा देते हैं अपन, कॉपर तांबा ठोस होता तो उसके लिए केवल Cu दिखा देते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो गैस अवस्था या द्रव अवस्था में है तो उसको उसके अणु के रूप में दिखाना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है तो उसको O2 के रूप में दिखाना होता है अपने को, फ्लोरीन गैस के रूप में होती है तो उसको भी अपन F2 के रूप में दिखाते हैं, नाइट्रोजन यदि गैस के रूप में है तो उसको भी N2 के रूप में दिखाते हैं। तो ठीक ऐसा ही क्लोरीन भी गैस अवस्था में है तो उसको भी किस रूप में दिखाना होगा, Cl2 के रूप में अपने को दिखाना होगा, ठीक है। जबकि यहाँ तो मैंने किस रूप में दिखाया, केवल Cl के रूप में दिखाया है। तो भाई मुझे क्या करना होगा, जो Cl2 है वो दिखाना होगा वहाँ पर, तो मैंने यहाँ 2 Cl2 दिखा दिए, लो Cl2 कर दिया मैंने। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ भी 2 लगा दूँ और यहाँ पर भी 2 लगा दूँ। भाई देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन के आयन ले लिए अपन ने, दोनों ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Cl2 में बदल गया और दोनों ने मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये क्लोरीन गैस बन गई। तो एनोड पर आपको मिला क्लोरीन गैस, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ। एनोड क्या होता है आपके समझ में आ गया भाई, सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड कहलाता है और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रही है, ठीक है। दूसरे को समझते हैं भाई, कैथोड है। तो कैथोड पर देखो क्या होता है, समझते हैं बात को। कैथोड पर तो कैथोड पर क्या होगा, ये सोडियम धनायन जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कैथोड से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये है Na+ और यहाँ पर इसको मिला इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको और ये बन गया Na+। सोडियम जो है ठोस अवस्था में होता है, केवल प्रतीक दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज होती है यहाँ पर कि सोडियम यहाँ बना है कैथोड पर, तो ये कैथोड की सतह पर चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर विलयन है, इसमें जल विद्यमान है और सोडियम जल से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम जल से और वायु से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। यदि आप सोडियम को वायु में खुला छोड़ देवें तो तुरंत आग पकड़ लेता है, या सीधा जल में डालते हैं तो ये तुरंत तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है जल के अंदर ही। तो जब ये जल के अंदर बन रहा है तो ये जल से ही अभिक्रिया कर लेगा यहाँ पर, और जल से अभिक्रिया करके ये क्या करता है, देखो ये सोडियम है, इसने जल से अभिक्रिया की तो जल से अभिक्रिया करके ये NaOH बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करता, मुक्त करता है। क्या करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो देखो यहाँ पर कि जो अपना कैथोड है उस कैथोड के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, NaOH का विलयन, क्योंकि NaOH तो जल में घुल जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना, सीधा एक अभिक्रिया लिखनी है, इन दोनों तीनों रिएक्शनों को मिला करके सीधी एक रिएक्शन लिखनी है। तो देखो रिएक्शन क्या लिखनी है आपको मैं बताता हूं। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक तो क्या क्लोरीन गैस बन जाती है इसलिए, और क्षार यहाँ पर बनता है NaOH। ये देखो NaOH क्षार है एक प्रकार का, तो इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनती है और साथ में क्या बनता है, क्षार बनता है। तो देखो सीधे इस रिएक्शन को अपन ऐसे दिखाएंगे, ये NaCl है और साथ में इसके जल है, ठीक है। हमने क्या प्रवाहित करी है, विद्युत धारा प्रवाहित की है। क्या प्रवाहित की है, विद्युत धारा। तो यहां पर अपन लिख देते हैं ऊपर विद्युत धारा। जैसे आपने विद्युत धारा प्रवाहित की है तो आपको मिलेगा NaOH
प्लस H2 प्लस Cl2। आपको ये भी पता है कि हमें NaOH जो मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, बोलो कहाँ मिल रहा है? हमें NaOH और H2 गैस मिल रही है सब के तोड़ पर। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी के तोड़ पर, के तोड़ पर, ठीक है। और जो Cl2 है वो कहाँ मिलेगा आपको? एनोड पर। कहाँ मिलेगा? एनोड पर, ठीक है भाई। तो देखो सीधी भाषा में अपने को ये याद रखना है कि नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर केतोड़ पर NaOH का विलयन तथा H2 गैस प्राप्त होती है एवं एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यानी कि कास्टिक सोडे को अपन कैसे बनाते हैं? नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके कास्टिक सोडा प्राप्त किया जाता है। जो नमक का जलीय विलयन है उसका विद्युत अपघटन करवा करके अपन क्या करते हैं? कास्टिक सोडा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बनाना कैसे समझ में आ गई बात? तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर इसके गुण और उपयोग की बात करेंगे। ठीक है भाई, मीटम। देखो भाई, अब हम पहले इसके गुणों की बात करते हैं। गुण, कास्टिक सोडे के जो गुण हैं, तो इसका पहला गुण है यह श्वेत, चिकना, ठोस होता है, ठोस होता है, श्वेत रंग का होता है, चिकना होता है और कैसा होता है? ठोस अवस्था में पाया जाए। चिकने का मतलब है छूने पर साबुन के समान चिकना लगेगा, क्योंकि ये क्षार है और सभी क्षार छूने पर साबुन के समान चिकने लगते हैं। दूसरा देखो भाई, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। यदि आप डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? 591 केल्विन है, इसमें से 273 माइनस करना होगा, तो जो भी मान आएगा वो डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने रिक्त स्थान यहाँ पर छोड़ दिया है, आप निकाल लेना। तीसरा देखो, यह जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, ठीक है भाई। चौथा देखिए भाई, जब आप इसको जल में घोलोगे ना तो ये अपने धनायन और ऋणायन के अंदर विभक्त हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या है? एक प्रकार का विद्युत अपघट्य है। तो अपन लिख सकते हैं यह एक विद्युत अपघट्य है, अर्थात जल में घोलने पर यह अपने धनायन व ऋणायन में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो देखो कैसे विभक्त होगा? ये हमने NaOH है, इसको जल में घोला, तो जल में घोलने पर क्या होगा? ये Na प्लस तो धनायन देगा और Cl माइनस क्या कर देगा? ये ऋणायन दे देगा, सॉरी OH माइनस ऋणायन देगा, ये OH माइनस, ठीक है। अब आगे देखो, तो भाई ये परबल क्षार होता है, यह परबल क्षार होता है, अर्थात
जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। वियोजित होने का मतलब आपको पता है कि ये पूरे तरीके से अपने धनायन ऋणायन में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। ठीक है ना भाई। वियोजित होने का मतलब है कोई भी यौगिक है उसको जल में घोलने पर वो अपने धनायन ऋणायन में क्या हो जाए? विभक्त हो जाए, है ना। पूर्ण रूप से होने का मतलब है जैसे आपने 10 अणु घोले तो 10 के 10 ही क्या हो जाए? वियोजित हो जाए। और एक गुण और देखो इसका, छठा, इसके क्रिस्टल पर स्वेद्य, इसके क्रिस्टल पर स्वेद्य, पर स्वेद्य का मतलब होता है नमी अवशोषित करने वाले होते हैं, होते हैं। ठीक है ना। अब देखो भाई, पर स्वेद्य का मतलब है नमी अवशोषित करने वाला, यानी कि वातावरण के अंदर जो जलवाष्प होती है इसके क्रिस्टल क्या कर लेते हैं? उनको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके उपयोग भी देख लेते हैं। तो एक उपयोग आप ये याद करना, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, अभिक्रमक के रूप में, ये पहला उपयोग याद होना चाहिए। दूसरा उपयोग देखो क्या यह लिखना है, साबुन व अपमार्जक उद्योग में, उद्योग में। ठीक है भाई। क्योंकि जो साबुन बनता है उसमें कास्टिक सोडा आता है, आपने सुना होगा कहीं पर, तो कास्टिक सोडा ही तो है ये, तो साबुन और अपमार्जक उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है भाई। आगे देखो, और इसका उपयोग होता है तेल व वसा, वसा के निर्माण में, तेल व वसा के निर्माण में। ठीक है ना। चौथा उपयोग देख लो, पेट्रोलियम के परिष्करण में, और इसका उपयोग कपड़े धोने में भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि कपड़ों को जल्दी खराब कर देता है, जल्दी कपड़े इससे गल जाते हैं। बाकी इसका उपयोग कपड़े धोने में भी किया जा सकता है। तो प्रयोगशाला में क्रियाकारक के रूप में काम आता ही है ये। साबुन और अपमार्जक उद्योग में इसका उपयोग होता है, तेल और वसा के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, और पेट्रोलियम के परिष्करण में भी इसका उपयोग होता है। जो पेट्रोलियम निकलता है काले रंग का धरती के अंदर से, जिससे पेट्रोल डीजल अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं, तो उसके परिष्करण में भी क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा है, इसके गुण और उपयोग दोनों आ गए आपके सामने। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपन अगला यौगिक लेते हैं। ठीक है भाई, मिटाऊं। तो अब अपन बात करेंगे अगला यौगिक की, और अगला यौगिक अपन लेते हैं विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। तो तीसरा यौगिक विरंजक
चूर्ण, इसे अपन ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो अणु सूत्र होगा वो होगा CaOCl2। ठीक है ना भाई, ये हो गया। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता। तो इसके लिए आपको क्या याद करना है कि जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखो भाई, बुझा चूना होता है, इसका अणु सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझा चूना है, इसका अणु सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। और इसे अपन चूने का पानी भी बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। बुझा चूना या चूने का पानी इसको बोला जाता है। ठीक है ना। और इसके अंदर हमें कौन सी गैस प्रवाहित करनी है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करनी है। ठीक है ना भाई। जैसे आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे इसके अंदर तो हमें प्राप्त होगा CaOCl2 और प्लस H2O। ठीक, तो इसे तो आप क्या बोलते हो, बुझा चूना या चूना पानी, या फिर इसका रासायनिक नाम भी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोरीन गैस है तो आपको मिल गया यहाँ पर विरंजक चूर्ण। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, शुष्क होने का मतलब यह है कि जहां पर आप ये अभिक्रिया करवा रहे हो वहां वातावरण में नमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्लोरीन गैस क्या करता है, वातावरण की नमी से भी अभिक्रिया कर लेता है कई बार। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बुझा चूना तो लेना है लेकिन शुष्क लेना है, यानी कि वातावरण के अंदर नमी नहीं रहनी चाहिए। तो शुष्क बुझे चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ पर एक प्रश्न बना सकते हैं इस तरीके से कि क्या होगा जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। क्या होगा जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए, तो आप कह देना भाई ऐसी स्थिति में विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण ये बन जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कीजिए, फिर इसके गुण और उपयोग की बात करते हैं अपन। ठीक है, नोट किया आपने। तो देखो इसके गुण देखते हैं। गुण, तो पहला गुण देखो इसका क्या है, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, पीला रंग का होता है। और इसमें से क्या होती है, तीक्ष्ण गंध आती है, तीखी गंध आती है इससे। ठोस तो हो गई, पीला होगा और इससे क्या होती है, तीखी गंध आती है। दूसरा देखो भाई, यह ठंडे जल में
विलय होता है। ठंडे जल में आप इसको घोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन यदि आप गर्म जल में इसको घोलने का प्रयास करोगे तो पूरी तरीके से घुल नहीं पाएगा। बीच बीच में जैसे सूखी सूखी जो मसूरियाँ होती है, मसूरी टाइप की, वो रह जाएगी। ठीक है ना, मतलब चारों तरफ से तो गीला हो जाएगा और बीच में सूखा ही पड़ा रहेगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यदि आप गर्म जल में इसको घोलना चाहते हो तो ठंडे जल में पूरी तरीके से घुलनशील होता है। ठीक है। तीसरा देखो भाई, यह अम्लों से अभिक्रिया करके Cl2 गैस देता है। यानी कि क्लोरीन गैस देगा ये, किससे, अम्लों से अभिक्रिया करके। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आपने ले लिया CaOCl2, विरंजक चूर्ण है ये, तो इसकी अभिक्रिया करवा दी आपने H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ये इससे अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देगा। लेकिन और भी पदार्थ बनेंगे, तो और पदार्थ क्या बनते हैं मैं समझाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, ये धनायन पकड़ना है इसका, ये धनायन है Ca+2, ठीक है। और इधर से अम्ल का ऋणायन पकड़ना है, तो अम्ल का ऋणायन है इधर SO4-2। भाई इसमें H+ और SO4-2 दो आयन हैं, तो हमें एक तो लवण प्राप्त होगा यहाँ पर, कैल्शियम का लवण, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कैल्शियम का सल्फेट। इन दोनों को मिलाना है, इसका Ca+2 और अम्ल के अंदर जो भी ऋणायन है, जिस भी अम्ल से आप अभिक्रिया करवा रहे हो उस अम्ल का ऋणायन पकड़ना है इसके साथ में। तो हमें Ca+2 और SO4-2 इन दोनों का अणुसूत्र बना करके लिखना है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, प्लस आपको क्या बनाना है, जल बनाना है और क्लोरीन गैस बाहर निकाल देनी है। तो आपको मशक्कत बस यहाँ करनी होगी कि लवण कौन सा बनेगा। जैसे मैं दूसरा अम्ल आपको लेकर के बताता हूँ, CaOCl2, यहाँ पर अम्ल ले लेते हैं दूसरा अपन HCl, अभिक्रिया करेगा तो जो बनेगा वो पदार्थ देखते हैं अपन। तो देखो क्या बनने वाला है, हमें क्या करना है, इसका धनायन है Ca+2 और इसका ऋणायन है Cl-, इन दोनों को पकड़ना है साथ में और अणुसूत्र बना करके लिख देना है। तो अपन लिख देंगे CaCl2 + H2O + Cl2, ठीक है ना। तो 3 गुण अभी मैंने आपको बताए हैं, अभी इसके 2 गुण बताने बाकी है। तो ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है, ये ठंडे जल में विलय होता है और ये अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस देता है। लेकिन क्लोरीन गैस देने के साथ साथ ये कैल्शियम का लवण प्रदान करेगा हमें और जल भी प्रदान करेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए पहले इतनी बातों को। ठीक है भाई, मिटा दूं। तो चौथा गुण लेते हैं इसका, गुणों में ही तो देखो चौथा उपयोग देख लो पहले। वायु में खुला छोड़ने पर यह क्लोरीन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। दूसरा देखो, सॉरी 5वां गुण देखो इसका, जल में घोलने पर इससे निकलने वाली क्लोरीन गैस जल से
अभिक्रिया करके नवजात परमाणुवीय ऑक्सीजन बनाती है, जो विरंजन रंग उड़ाने का कार्य करती है। तथा ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करती है। अब इस बात को अपन समझना चाहते हैं पूरी को, तो देखो वायु में खुला छोड़ दो आप इसको, चाहे जल में घोलो, तो पहला काम क्या होगा कि CaOCl2 है, ये अपघटित होगा तो हमें मिलेगा CaO और Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस देगा हमें। चाहे वायु में खुला छोड़ दो चाहे जल के अंदर घोल दो, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, हमें क्लोरीन गैस दे देगा। ठीक है, अब ये जो निकलने वाली क्लोरीन गैस है ये क्या करती है, जल से अभिक्रिया करती है। तो इसकी मैं जल से अभिक्रिया करवाता हूँ H2O और ये Cl2 गैस, जो यहाँ क्लोरीन गैस मिली थी वो इससे अभिक्रिया करेगी जल से। तो देखो जब ये अभिक्रिया करती है तो ये H2 और Cl2 ये दोनों मिलकर के तो 2HCl बना लेते हैं और ऑक्सीजन परमाणु अकेला रह जाता है। ये ऑक्सीजन अकेला रह गया यहाँ पर। इस ऑक्सीजन के परमाणु को आप बोलते हो नवजात परमाणुवीय ऑक्सीजन। बहुत अनस्टेबल है, बहुत अस्थायी होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, कोई दूसरे पदार्थ से जुड़ करके तुरंत उसका ऑक्सीकरण करने का कार्य करता है। तो मैंने इसको कोष्ठक में बंद इसीलिए किया है क्योंकि ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करने वाला पदार्थ थोड़े समय के लिए यहाँ पर ये बनता है, तो इसको अपन ने क्या बोला, नवजात परमाणुवीय ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो कोई रंगीन पदार्थ मान लीजिए आपके पास में क्या है, रंगीन पदार्थ, और उसकी अभिक्रिया इस नवजात परमाणुवीय ऑक्सीजन से आप करवा देते हो तो वो पदार्थ रंगहीन हो जाता है। तो ये रंग उड़ाने का कार्य करता है, विरंजन का कार्य करता है। विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ा देना, ब्लीच कर देना, रंग उड़ा देना। ठीक है ना, तो ये रंगीन पदार्थ से ये नवजात परमाणु ऑक्सीजन क्रिया करके उसको रंगहीन बना देती है, उसका रंग उड़ाने का कार्य कर देती है। तो चूंकि ये जो पाउडर होता है इसके अंदर रंग उड़ाने की क्षमता है, इसीलिए इसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक का मतलब रंग उड़ा देने वाला चूर्ण। तो वायु में खुला छोड़ने पर यह क्लोरीन गैस देता। बस ये पांचवा बहुत ध्यान रखना इसका कि जब इसको जल में घोलते हैं तो निकलने वाली क्लोरीन गैस, जल में घोलोगे तो ये होगा क्लोरीन गैस निकलेगी और ये क्लोरीन गैस क्या करेगी, जल से अभिक्रिया करके नवजात परमाणुवीय ऑक्सीजन बनाती है। तो ये नवजात परमाणुवीय ऑक्सीजन बना जो कि विरंजन क्रिया में काम आती है या रंग उड़ाने में कार्य करती है और ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीकारक कर लेना इसको, ऑक्सीकरण नहीं ऑक्सीकारक, यानी कि जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकरण कर देवे। तो ऑक्सीकारक के समान क्या करती है, व्यवहार करती है। तो चूंकि ये रंग उड़ाने में काम आ रही है, विरंजक चूर्ण जो है रंग उड़ाने में काम आता है, इसलिए इसका नाम क्या है, विरंजक चूर्ण है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन बातों को नोट कीजिए, फिर इसके उपयोग पढ़ेंगे। बड़े सीधे सीधे से उपयोग है, तो नोट कर लीजिए पहले इन बातों को। ठीक है, मिटाऊं? ठीक है भाई, मिटाता हूं मैं ना, और इसके उपयोग लेते हैं अब सीधा सीधा।
तो देखो भाई इसके उपयोग, तो उपयोग पहले मैं आपको बता देता हूँ सारे। पहला है वस्त्र उद्योग में, अभी समझाऊंगा कैसे होता है वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में। दूसरा है कागज उद्योग में। तीसरा है जल को रोगाणु मुक्त करने में। चौथा उपयोग है रोगाणु नाशक व ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है ना भाई, तो समझते हैं कि एक बात को अपन। सबसे पहले वस्त्र उद्योग में, तो देखो वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग कैसे होता है। हम ऊन प्राप्त करते हैं भेड़ों से, तो ऊन तो वो अलग ही कलर की होती है, और जो ऊनी कपड़े अपन पहनते हैं तो उनमें तो काफ़ी मनपसंद के कपड़े अपने को मिल जाते हैं, लाल पीले जैसा आप चाहो वैसा। तो उनमें क्या होता है कि भेड़ों से जो ऊन प्राप्त की जाती है, पहले विरंजक चूर्ण की सहायता से उनका कलर उड़ाया जाता है, और उसके बाद में इच्छा के अनुसार उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वस्त्र उद्योग में उपयोग होगा। कागज़ उद्योग में देखो, कागज़ जो बनाया जाता है वो पेड़ पौधों से बनाया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियाँ या छाल से बनाया जाता है। तो छाल या पत्तियाँ भूरे रंग की या हरे रंग की होती है, लेकिन अपने कागज़ जो होते हैं उसके पेज देखना आप सफ़ेद रंग के आते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि जब पत्ती से या छाल से कागज़ बनाया जाता है तो उसको कूट पीट करके उसका पेस्ट बनाया जाता है, बिल्कुल पेस्ट। अब उसमें विरंजक चूर्ण जब डाल दिया जाता है तो उसका जो प्राकृतिक कलर है हरा या भूरा वो तो उड़ जाता है और वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का हो जाता है। जल को रोगाणु मुक्त करने में जो नल का पानी आता है उसमें विरंजक चूर्ण डाला जाता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण जो होता है रोगाणु नाशक होता है, रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। जो पेयजल होता है, पीने योग्य जल होता है, उसमें रोगाणुओं को मारने के लिए विरंजक चूर्ण क्या किया जाता है, डाला जाता है। और चौथा उपयोग इसका रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में। आपको पता है इससे नवजात परमाणु ऑक्सीजन निकलती है। जब ये जल से अभिक्रिया करता है, इससे निकलने वाला क्लोरीन, तो नवजात परमाणु ऑक्सीजन निकलता है जो ऑक्सीकारक का कार्य करता है, और रोगाणुनाशक तो ये है ही है। ठीक है, तो रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन बातों को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, उतारा आपने। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतनी ही बात लेकर के चलते हैं। बचे हुए 3 यौगिक अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।